हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग झा और मैं स्टूडेंट हूँ नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम का। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। तो मलेरिया एक प्रोटोजोल डिजीज़ है जो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा कॉज किया जाता है और इसको एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट करती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे बहुत सारे पॉपुलेशन हैं जो कि मलेरिया के रिस्क पे हैं, हाई रिस्क पे हैं। कौन कौन से पॉपुलेशन है वो? यंग चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन जो कि सेमी इम्यून या नॉन इम्यून है मलेरिया के लिए, फिर HIV इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन या ऐसे लोग जिनको HIV या एड्स है, ऐसे ट्रैवलर्स जो कि नॉन एंडेमिक एरिया से मलेरिया एंडेमिक एरियाज़ में आ रहे हैं, और वैसे इमिग्रेंट्स जो कि अपने घर लौट रहे हैं नॉन एंडेमिक एरिया से और उनका घर एंडेमिक एरिया है। ये कुछ पॉपुलेशन है जो कि हाई रिस्क ऑफ मलेरिया में आते हैं। अब मलेरिया ट्रांसमिशन एरियाज़ को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हाई ट्रांसमिशन एरिया, एक लो ट्रांसमिशन एरिया। हाई ट्रांसमिशन एरिया का मतलब होता है कि इक्वल टू और मोर देन 1 केस ऑफ मलेरिया पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब 1000 पॉपुलेशन में या तो एक या एक से ज़्यादा केस हो मलेरिया का। और लो ट्रांसमिशन एरिया का मतलब है कि 1000 पॉपुलेशन में 0 से लेकर 1 तक केस ऑफ मलेरिया प्रेजेंट हो। तो हाई ट्रांसमिशन 21.19% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है और 67% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लो ट्रांसमिशन एरिया में रहती है। जो ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा मलेरिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में देखा जाता है। अब आते हैं वेक्टर्स ऑफ मलेरिया पे। वैसे तो बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं पर मेनली हम लोग ये देखेंगे। पहला है एनोफिलीज क्यूलिफेसिस। ये आपको रूरल और पेरी अर्बन एरियाज़ में मिलेगा और ये वाइवेक्स और फैल्सिफेरम दोनों कॉज करता है। दूसरा आता है एनोफिलीज स्टेफेंसी। इसको याद करने का तरीका आप ऐसे कर सकते हैं कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में है तो अर्बन एरिया हुआ, तो ये मेनली फाउंड इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरा आता है फ्लूविएटिलिस। ये मिलता है हिली एरियाज़ एंड फॉरेस्ट में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है। फिर चौथा आता है मिनिमस। मिनिमस मतलब छोटा सा याद रख लीजिए कि ये फुट के पास मिलेगा। किसके फुट के पास? फुट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलेगा। ठीक है, फिर आता है डायरस। डायरस आपका इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट फैक्टर है और ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। और लास्ट आपका आता है एपिरोटिकस। एपिरोटिकस जो अंडमान और निकोबार आइलैंड इंडिया के वहाँ पे मिलता है आपको। अब आ जाते हैं हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल टाइप्स ऑफ मलेरिया में। सबसे पहला आता है ट्राइबल मलेरिया। ट्राइबल मलेरिया में सबसे ज़्यादा फैल्सिपेरम मलेरिया कॉमन होता है। इतना कॉमन है कि इंडिया के पूरे फैल्सिपेरम मलेरिया के केसेस में 50% केस ट्राइबल में ही मिलते हैं। यहाँ क्या है, इन्फेंट, यंग चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट फीमेल में हाई रिस्क होता है। और कारण क्या है हाई मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी का? कि यहाँ पे लिमिटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं और ड्रग सप्लाई भी लैकिंग है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग रूरल मलेरिया पे, जो गांव में मिलता है। ये एंडेमिक मिलता है, मलेरिया एंडेमिक होता है और क्यूल्सिफेसिस जैसे हमने पहले देख चुके हैं वो यहाँ पे स्पेसीज रहता है। अर्बन मलेरिया की बात करें तो 80% ऑफ मलेरिया केसेस होते हैं वो अर्बन एरिया में मिलते हैं। यहाँ पे स्टीफेंसी मिलता है, आपको पता है। फिर आते हैं बॉर्डर मलेरिया। बॉर्डर मलेरिया इसलिए हाई ट्रांसमिशन बेल्ट ऑफ मलेरिया होता है। इसमें क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन, दो से ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पुअर रहता है। किसी एक स्टेट या कंट्री या किसी रीजन का कंट्रोल नहीं रहता, दोनों का मिक्सड रहता है। फिर हम लोग आते हैं फॉरेस्ट मलेरिया पे। फॉरेस्ट मलेरिया जो कि फॉरेस्ट के अंदर होता है। यहाँ पे जो वेक्टर्स होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो ह्यूमंस को बाइट करके वापस अपने फॉरेस्ट में चले जाते हैं। इसीलिए जो रेसिडुअल स्प्रेइंग हम लोग करते हैं वो कम इफेक्टिव होता है। ये बात ध्यान देने वाली है। फिर हम लोग आते हैं फ्लड्स एंड मलेरिया। मतलब जहाँ भी बाढ़ की संभावना है वहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड बनेगा वेक्टर्स का, वहाँ पे मलेरिया अपने आप फैलेगा। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। फिर लास्ट आते हैं हम लोग मलेरिया एंड प्रोजेक्ट एरियाज। प्रोजेक्ट एरियाज क्या होते हैं? एरियाज वेयर कंस्ट्रक्टेड एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन। जहाँ डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स होंगे, यहाँ पे लेबर्स का एग्रीगेशन होगा और वहीं फेवर करेगा ब्रीडिंग ऑफ वेक्टर्स, तो मलेरिया ज़्यादा फैलेगा। अब कुछ डेफिनेशन है हमारे पास, वो हम लोग देख लेते हैं। 3 डेफिनेशन है मेन: मलेरिया कंट्रोल, मलेरिया एलिमिनेशन और मलेरिया इरेडिकेशन। मलेरिया कंट्रोल मतलब ये होता है कि बर्डन ऑफ मलेरिया को इस लेवल पे कम कर देना कि वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे। मलेरिया एलिमिनेशन मतलब ये होता है कि इसका जो इंसिडेंस है वो किसी डिफाइंड ज्योग्राफिक एरिया में ज़ीरो कर देना और इंटरप्ट कर देना लोकल मॉस्किटो बॉर्न ट्रांसमिशन को। इसलिए WHO एक इशू करती है सर्टिफिकेट, अगर 3 साल तक लगातार मलेरिया में एलिमिनेशन ज़ीरो रहा, मतलब इंसिडेंस उस डिफाइंड ज्योग्राफिक एरिया में ज़ीरो रहा, WHO आपको मलेरिया फ्री स्टेटस का सर्टिफिकेट दे देगी। और लास्ट आता है मलेरिया इरेडिकेशन। मलेरिया इरेडिकेशन भी इंसिडेंस को ज़ीरो लेवल पे करना है, पर ये ग्लोबल लेवल्स पे हो रहा है। वहीं मलेरिया एलिमिनेशन एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में होता था। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स के बारे में।
सबसे पहले आते हैं एजेंट फैक्टर्स। एजेंट फैक्टर्स में एजेंट प्लाज्मोडियम है, सबको पता है। इसमें 5 मेन स्पीसीज हैं, वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, मलेरी, ओवेल और नॉलेसी। इसमें दो पैरासाइट के पास 2 होस्ट होती हैं, एक तो मैन या ह्यूमन और दूसरा होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मैन जो है ये इंटरमीडिएट होस्ट है। इंटरमीडिएट होस्ट मतलब इसमें एसेक्सुअल साइकिल चलता है जिसको हम लोग साइजोगोनी बोलते हैं। और जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है इसमें डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल साइकिल चलता है जिसको हम लोग स्पोरिगोनी बोलते हैं। अब ये लाइफ साइकिल है, आप चाहे तो इसे डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ इंडोजिनस फेस है जो कि ह्यूमन में चलता है और ये एक्सोजिनस फेस है जो कि मॉस्किटो में चलता है। इंडोजिनस फेज में पहले एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मतलब आरबीसी के बाहर लिवर में, फिर आरबीसी के अंदर मीरोजॉइट जब इंटर करते हैं आरबीसी में तो फिर रिंग ट्रोफोजॉइट, मैच्योर ट्रोफोजॉइट, इमेच्योर साइजोन में बनते हैं। फिर माइक्रो मैक्रोगेमेट्स बनते हैं। फिर गैमेटोजेनी होती है, मतलब जब भी मच्छर आता है खून लेता है तो ह्यूमन ब्लड इंटर्स मॉस्किटो, वहाँ फिर मैक्रोगेमेट जाइगोट बनते हैं, ऊकानेट जिसको मोटाइल जाइगोट भी बोलते हैं। फिर ये ओसिस्ट बनता है, फिर स्पोरोजॉइट, और यही स्पोरोजॉइट मच्छर के सलाइवा में आता है। तो ये हमारा लाइफ साइकिल है, एक बार आप देख सकते हैं डिटेल में बुक से। इसके बाद आप जानते हैं एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। ये टाइम वो होता है जो कि पैरासाइट के डेवलपमेंट में फ्रॉम द स्टेज ऑफ गैमेटोसाइट टू स्टेज ऑफ स्पोरोसाइट लगता है। ये मेनली 10 to 20 डेज होता है। हमने जानते रिजर्वायर क्या है। रिजर्वायर तो मेन ह्यूमन्स ही हैं। ह्यूमन में भी चाइल्ड इज़ बेटर देन एडल्ट, बेटर रिजर्वायर होता है। और ट्रॉपिकल अफ्रीका में चिंपैंजी को भी रिजर्वायर माना गया है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करें तो हर का अलग है। वैसे वाइवेक्स का 4 से 5 दिन, फैल्सीपेरम का 10 से 12 दिन है। रिलैप्स सिर्फ वाइवेक्स और ओवेल मिलिए में दिखता है। रिलैप्स अपने माइक्रोकिनोलिस आप जानते होंगे क्या होता है। ये सिम्टोमेटिक पैरासाइटिक में क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया में दिखता है। और इसका मतलब होता है कि पैरासाइट तो सर्कुलेशन में रहेगा पर कोई भी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आपके सामने नहीं आएगा। होस्ट फैक्टर्स की बात करें, एज तो सारे एज को इफेक्ट करेगा क्योंकि फीटल हेमोग्लोबिन न्यूबॉर्न में ज़्यादा होता है तो ये रेजिस्टेंस शो करता है फैल्सीपेरम मलेरिया, उसमें नहीं होता है। ठीक है। सेक्स मेल्स में ज़्यादा होगा फीमेल में। इसका क्या कारण है कि फीमेल जो है वो बेटर क्लोथिंग उनका होता है, ज़्यादा ढका रहता है तो मच्छर उनको ज़्यादा नहीं काटते और वो उनका कम एक्सपोजर होता है। रेस में एक तो जेनेटिक ट्रेट होगा, मतलब जिनमें डफी नेगेटिव एंटीजन प्रेजेंट रहेगा वो रेजिस्टेंस 5x मलेरिया को शो करेंगे। और एक होता है सिकल सेल ट्रेट, जिनमें भी सिकल सेल हीमोग्लोबिन रहता है उनमें मलेरिया अटैक नहीं करता है तो वो मलेरिया फ्री होते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है मलेरिया का। और प्राइमरी ग्रेविडा मतलब जो पहली बार माँ बनने वाली है उसमें तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम मलेरिया हो गया तो आपको एबॉर्शन, प्रीमेच्योर लेबर या इंट्रा यूट्राइन डेथ ऑफ फीटस भी हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट